अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज हम यहाँ पे जानेंगे क्या रही है हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की। आज यहाँ पे न सिर्फ हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, बल्कि साथ साथ आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आर्टिकल 370 को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 35A को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो आर्टिकल 370 और जो आर्टिकल 35A जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस में दिया गया था, आज हम उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन आर्टिकल्स को क्यों एब्रोगेट किया गया, इनको क्यों हटाया गया। तो ये वीडियो न सिर्फ स्टूडेंट्स के पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे बनाई है, बल्कि ये जो वीडियो हैं ये तमाम उन इंडिया के सिटीजन्स के लिए हैं जिनके मन में हमेशा डाउट रहता है जम्मू कश्मीर को लेके, जिनके मन में हमेशा डाउट रहता है हिस्ट्री को लेके, जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है। तो आज का वीडियो जो है स्पेशल वीडियो रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए आप किस पे नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहते हो, आप किस पे नया वीडियो देखना चाहते हो, तो उसमें मैं अपना वीडियो बनाऊँगा। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम 1846 की बात करेंगे, 1846 में जो जम्मू कश्मीर में जो रूलर थे वो थे महाराजा रंजीत सिंह। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में थी उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया में फॉरेन रूल था और जम्मू कश्मीर में थी सिख डायनास्टी। और सिख डायनास्टी का जो रूलर था उस टाइम वो थे महाराजा रंजीत सिंह। और जो महाराजा रंजीत सिंह थे, इनके पास स्पेशल आर्मी थी, इन्होंने अपने लिए एक आर्मी रखी थी और आर्मी का हेड इन्होंने रखा था महाराजा गुलाब सिंह। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, महाराजा रंजीत सिंह जम्मू कश्मीर के रूलर थे 1846 में, और उनके पास जो आर्मी थी, आर्मी का जो कमांडर था, जो जनरल था, वो था महाराजा गुलाब सिंह। जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो पंजाब से बिलोंग करते थे, और जो महाराजा गुलाब सिंह थे वो जम्मू से डोगरा डायनास्टी से बिलोंग करते थे। और जो महाराजा गुलाब सिंह थे ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल ऑफिसर थे, ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल्टी दिखाते थे महाराजा रंजीत सिंह के साथ। तो महाराजा रंजीत सिंह ने इससे मुतासिर होके जो है जम्मू महाराजा गुलाब सिंह के नाम किया। तो महाराजा रंजीत सिंह जो जम्मू कश्मीर के रूलर थे, उन्होंने गुलाब सिंह से मुतासिर होके जो है जम्मू वो गुलाब सिंह के नाम किया, क्योंकि वो उसकी आर्मी का हेड था। अब यहाँ पे जो है कश्मीर जो पार्ट है उसका रहता है महाराजा रंजीत सिंह। और जैसे ही 1846 ख़त्म होता है तो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होती है, और महाराजा रंजीत सिंह के बाद जो है उसका बेटा आता है जिसका नाम होता है दिलीप सिंह। और जैसे ही दिलीप सिंह कश्मीर का रूलर बनता है, क्योंकि जम्मू पहले से गुलाब सिंह को दिया गया था, उसकी एज 11 ईयर्स होती है। तो जो महाराजा दिलीप सिंह होते हैं, रंजीत सिंह के बेटे, उनकी एज जो होती है वो 11 ईयर्स होती हैं जब वो कश्मीर के रूलर बनते हैं। और उसी दौरान जो इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम कश्मीर को एनेक्स करेंगे, हम कश्मीर पे कब्ज़ा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो महाराजा गुलाब सिंह थे, जो आर्मी के हेड थे, दिलीप सिंह की आर्मी के हेड थे, तो उनको पहले गुलाब सिंह से लड़ना पड़ा। और जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चला गुलाब सिंह के बारे में कि वो लॉयल हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हैं अपने रूलर की ओर, तो उन्होंने उसको इनवाइट किया अपने पास, जो अंग्रेज़ थे। और जैसे ही गुलाब सिंह को अपने पास बुलाया जाता है तो गुलाब सिंह को कहा जाता है कि आप हमें सपोर्ट करो, हम कश्मीर पे जो है हमला करना चाहते हैं, हम दिलीप सिंह को हराना चाहते हैं। लेकिन जो महाराजा गुलाब सिंह होते हैं वो इनकार करते हैं। इनकार करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो कंपनी होती हैं, जो ब्रिटिशर्स होते हैं, वो गुलाब सिंह को धमकाते हैं, कहते हैं कि पहले हम जम्मू पे अटैक करेंगे, जहाँ पे आप अभी एज ए रूलर काम कर रहे हो, पहले हम उस पर अटैक करेंगे, बाद में हम कश्मीर पे अटैक करेंगे। तो जो महाराजा गुलाब सिंह होते हैं उनको टेंशन होती है कि मेरी जो टेरिटरी है, जो मुझे एज ए गिफ्ट दिया गया है, ये पहले उसी पे अटैक करेंगे, बेहतर है मैं इन्हीं के साथ कोऑपरेट करूं। और जो महाराजा गुलाब सिंह होते हैं वो डर के मारे कंपनी के साथ कोऑपरेट करते हैं, ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करते हैं। और उसी दौरान जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर को, जो कश्मीर का पार्ट है, कश्मीर पे जो है ब्रिटिशर्स आते हैं, जो कंपनी आती हैं, और यहाँ पे दिलीप सिंह को हराया जाता है। और जैसे ही दिलीप सिंह को हराया जाता है उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल कश्मीर का सारा आता है कंपनी के हाथ में, ब्रिटिशर्स के हाथ में। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कंपनी आती हैं, जैसे ही यहाँ पे ब्रिटिशर्स आते हैं, वो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि कश्मीर में क्या होता है, यहाँ पे सैलाब आते थे, यहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती थी, यहाँ पे फर्टाइल लैंड नहीं थी, यहाँ पे उतने रिसोर्स नहीं थे।
तो उनके मन में एक क्वेश्चन पैदा होता है, एक सवाल पैदा होता है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई रिसोर्स है ही नहीं जिसको हम फ़ायदा उठा सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो कंपनी होती हैं, ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम जो है हम कश्मीर को भेजेंगे, हम कश्मीर पे रूल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव है पैसे कमाना, जो कश्मीर में हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि कश्मीर में गुर्बत थी, यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स उनको देखने मिले, यहाँ पे उनको सैलाब देखने को मिले, जिसकी वजह से वो निराश हुए, वो यहाँ पे कश्मीर को जो है इसको लेके गुमसुम हुए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम कश्मीर पे रूल नहीं करेंगे, बल्कि हम कश्मीर को भेजेंगे। और उसके बाद जो है जो कंपनी होती है वो पहली प्रेफरेंस यहाँ पे गुलाब सिंह को देते हैं, क्योंकि गुलाब सिंह ने उनको कश्मीर को एनेक्स करने में हेल्प की थी। और जैसे ही गुलाब सिंह को बुलाया जाता है तो गुलाब सिंह से कहा जाता है कि हम कश्मीर को भेजना चाहते हैं। और जो गुलाब सिंह होते हैं वो लालची होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, मैं कश्मीर को खरीदूंगा। और उसके बाद जो गुलाब सिंह होते हैं वो कश्मीर को 75 लाख नानक शाही, उस टाइम यहाँ पे जो करेंसी होती है वो नानक शाही होती है, तो 75 लाख नानक शाही में कश्मीर को भेजा जाता है गुलाब सिंह को। सर, गुलाब सिंह को क्यों पैसे देने पड़े जब इसको कश्मीर खरीदना पड़ा? क्योंकि जब यहाँ पे कंपनी आई थी, जब यहाँ पे अंग्रेज आए थे दुलीप सिंह को हराने में, उसकी आर्मी को हराने के लिए, तो उनको वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ा, उनको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी अपनी आर्मी पे। तो उन्होंने वही इन्वेस्टमेंट वापस लेने के लिए 75 लाख की डिमांड की। और जो महाराजा गुलाब सिंह होते हैं वो कश्मीर को खरीदने के लिए 75 लाख नानक शाही देते हैं। और उसके बाद जो है कश्मीर जो है वो गुलाब सिंह के नाम होता है। और उसके बाद जो है 1846 के बाद जो फर्स्ट डोगरा रूलर रहता है कश्मीर का, वो रहता है महाराजा गुलाब सिंह। और जैसे ही महाराजा गुलाब सिंह कश्मीर के रूलर बनते हैं तो उनका एक ही मोटिव था, कश्मीर से फ़ायदा उठाना, कश्मीर से रेवेन्यू जनरेट करना, क्योंकि उन्होंने पहले ही 75 लाख दिए थे कश्मीर को खरीदने में। लेकिन जैसे ही गुलाब सिंह यहाँ पे देखता है यहाँ पे रिसोर्स ही नहीं थे, यहाँ पे लोग भी उतने अमीर नहीं थे, यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स थे, यहाँ पे 6-6 महीने 5-5 महीने बर्फ़बारी होती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे सैलाब आता था। तो गुलाब सिंह जो हैं वो अपना पैसा वसूल करने के लिए कश्मीर में एक नया सिस्टम लाता है जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। तो जो महाराजा गुलाब सिंह होते हैं वो कश्मीर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है यहाँ पे कम सिन लड़कियों को, यहाँ पे छोटी छोटी लड़कियों को घर से निकाला जाता है और उनको कोठियों में बिठाया जाता है। छोटी छोटी कोठियाँ बनाई जाती थी, छोटे छोटे रूम्स बनाए जाते थे, वहाँ पे उनको बिठाया जाता था, उनको ज़बरदस्ती कश्मीर की लड़कियों को घर से निकाला जाता था और फिर उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए जाते थे जो भी अमीर थे उस टाइम, चाहे वो इंडिया के अमीर कुछ लोग थे या वो फॉरेनर्स थे। और उन्हीं लड़कियों का नाम पड़ा गून। जनरली हमें कश्मीर में एक वर्ड सुनने को मिलता है कि गून, आजकल इसको नेगेटिव वे में यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर हम गून की रियल मीनिंग देखेंगे, गून का मतलब है वो मजलूम लड़कियाँ, वो लड़कियाँ जिनको घर से ज़बरदस्ती निकाला गया और उनको कोठियों पे बिठाया गया, उन्हीं का नाम ये पड़ा। और उसके बाद जो महाराजा गुलाब सिंह होते हैं उनका मन यहाँ ही पे नहीं बढ़ता है, बल्कि वो यहाँ पे फोर्स्ड लेबर, वो बेगारी सिस्टम भी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जो महाराजा गुलाब सिंह होते हैं वो न सिर्फ यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ वो यहाँ पे बेगारी सिस्टम को भी आम करते हैं। सर, बेगारी सिस्टम क्या होता है? बेगारी सिस्टम होता है वो काम जिसमें हमें वेजेस नहीं दिए जाते हैं, जिसमें मिनिमम वेजेस दिए जाते हैं, उसको बेगारी कहते हैं। तो कश्मीर के जो मुस्लिम्स होते हैं, जो पंडित्स होते हैं, उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता है और उनको पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। और उसके बाद जो है गुलाब सिंह की जब डेथ होती है, उसके बाद जो बाकी उनकी न्यू जनरेशन आती हैं, तो 1925 में जो है महाराजा हरी सिंह आते हैं। तो जो महाराजा हरी सिंह होते हैं वो गुलाब सिंह के बेटे होते हैं, मतलब ग्रैंडसन होते हैं। और जैसे ही 1925 में महाराजा हरी सिंह कश्मीर के रूलर बनते हैं, जम्मू कश्मीर के रूलर बनते हैं, वो थोड़े से दयालु होते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी सिंपैथी होती है, वो थोड़े से ठीक होते हैं, उनका माइंडसेट थोड़ा अच्छा होता है, वो लॉयल होते हैं थोड़े से। तो वो एक चीज़ कश्मीर में नोटिस करते हैं, जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे जो भी कहीं पे कोई छोटी मोटी रिसोर्सफुल लैंड थी उसको इंडिया के कुछ अमीर लोगों ने खरीदा था, और जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कुछ जम्मू कश्मीर का जो लैंड है उसको खरीदा था। तो जो हरी सिंह होते हैं उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि अगर लैंड जम्मू कश्मीर का है तो इस पे जो है राइट हैं, जो हक हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को है।
और दूसरी चीज़ वो नोट्स करता है, जम्मू कश्मीर में जितने भी जॉब्स अवेलेबल थे उनमें मैक्सिमम बाहर के लोग जॉब कश्मीर में करते थे। तो जो महाराजा हरी सिंह होते हैं वो एक ऑर्डर पास करते हैं जिस ऑर्डर को कहते हैं हेरिडिटी स्टेट सब्जेक्ट ऑर्डर 1927। तो जो महाराजा हरी सिंह होते हैं वो एक ऑर्डर पास करते हैं, एक कानून पास करते हैं जिसका नाम होता है हेरिडिटी स्टेट सब्जेक्ट ऑर्डर 1927। और इस ऑर्डर में वो दो चीज़ों का जिक्र करते हैं। पहला, वो कहते हैं कि आज के बाद जो भी जम्मू कश्मीर का लैंड है उस पे सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को हक हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर का लैंड जम्मू कश्मीर के लोग खरीद और बेच सकते हैं। दूसरा पॉइंट उसने बोला कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को जॉब मिलनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को छोड़ के जो भी बाहर के लोग हैं उनको जम्मू कश्मीर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलना चाहिए। तो ये पहला स्टेप था जो महाराजा हरी सिंह ने लिया था जम्मू कश्मीर के फेवर में, जम्मू कश्मीर के लोगों के फेवर में। तो जो हेरिडिटी स्टेट सब्जेक्ट ऑर्डर था इसमें दो चीज़ों का जिक्र था। एक, जम्मू कश्मीर का जो लैंड है इस पे जो हैं हक हैं वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को हैं। दूसरा, जम्मू कश्मीर में जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों की जो हैं उनका उस पर हक हैं। तो उसके बाद जो है महाराजा हरी सिंह वो यहाँ पे बेगारी सिस्टम जो यहाँ पे फोर्स्ड लेबर होता है उसको भी यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। साथ में ही जो यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कंसेप्ट लाया था गुलाब सिंह ने उसको भी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म करते हैं। और 1947 तक आते आते जो इंडिया होता है, इंडिया आज़ाद होता है 15 अगस्त को और जो पाकिस्तान है वो 14 अगस्त को आज़ाद होता है। लेकिन मेरा यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है, अगर इंडिया और पाकिस्तान पहले एक ही कंट्री थी, एक ही मुल्क था, अगर एट ओ टाइम एक ही वक्त पे इनको आज़ाद किया गया, फिर जो पाकिस्तान है वो क्यों 14 अगस्त को एज ए आज़ादी का दिन मनाते हैं और इंडिया जो है वो क्यों 15 अगस्त को मनाते हैं? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। और अगर आप इसके पीछे हिस्ट्री जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अब 1947 में क्या होता है, जो इंडिया होता है ये आज़ाद होता है फ्रॉम फॉरेन रूल और इंडिया का डिवीजन होता है। एक का नाम इंडिया पड़ता है और दूसरे का नाम पाकिस्तान पड़ता है। अब जो जम्मू कश्मीर था ये टॉप पे था, तो इंडिया अलग होता है, पाकिस्तान अलग होता है। अब जो है जम्मू कश्मीर का मसला रहता है और जम्मू कश्मीर में जो रूलर होते हैं वो होते हैं महाराजा हरी सिंह। और महाराजा हरी सिंह को पाकिस्तान भी ऑफ़र करता है हमसे जुड़ो, और जो इंडिया होता है इंडिया भी इसे ऑफ़र करता है कि आप हमसे जुड़ो। लेकिन जो महाराजा हरी सिंह होते हैं ना वो इंडिया के साथ जुड़ना चाहते थे ना वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे। तो महाराजा हरी सिंह ने एक एग्रीमेंट बनाया, उस एग्रीमेंट का नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। सर, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था? उसने एक एग्रीमेंट बनाया, उसमें उन्होंने कहा कि फ़िलहाल 1 साल के लिए ना मैं पाकिस्तान के साथ बैठूंगा ना मैं इंडिया के साथ बैठूंगा। फ़िलहाल मैं जम्मू कश्मीर को अलग रखूंगा, 1 साल तक मैं देखूंगा कौन सी कंट्री क्या करेगी, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किन के साथ रहना है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि अगर मुझे लगा कि ना इंडिया सूटेबल है फॉर जम्मू एंड कश्मीर ना पाकिस्तान सूटेबल है फॉर जम्मू एंड कश्मीर, फिर मैं जम्मू कश्मीर को अलग रखूंगा, आज़ाद रखूंगा। लेकिन बदकिस्मती की वजह से 1947 में ही क्या होता है, पाकिस्तान से एक आर्मी आती है जिसका नाम ट्राइबल आर्मी होती है, जिसको हम कबाइल आर्मी कहती हैं। तो 1947 अक्टूबर में क्या होता है, पाकिस्तान से एक ट्राइबल आर्मी आती है जिसको कबाइल आर्मी कहते हैं। वो बारामूला साइड आते हैं, कश्मीर के बारामूला साइड से। और जैसे वो कश्मीर के ओर आते हैं तो महाराजा हरी सिंह को इस चीज़ के बारे में पता चलता है, इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। अब जो महाराजा हरी सिंह होते हैं उनके पास उतनी आर्मी नहीं थी कि वो खुद उनको डिफीट कर सके। तो जो महाराजा हरी सिंह होते हैं वो इंडिया के पास जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू के पास जाते हैं जो उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि अगर इंडिया में 1952 में पहली बार इलेक्शन हुआ तो 1947 में कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू रहे हैं? अगर आप इसका आंसर चाहते हो तो इस पे भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना सकता हूँ। अब देखो, तो जैसे ही महाराजा हरी सिंह जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के पास, जो इंडिया में उस टाइम जवाहरलाल नेहरू होते हैं, वो उनसे हेल्प के लिए जाते हैं, उनके पास हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो उनको कहते हैं कि हम आपकी ऐसे हेल्प नहीं कर सकते हैं, पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको हमारे साथ एक इंस्ट्रूमेंट करना होगा, एक एग्रीमेंट करना होगा। तो महाराजा हरी सिंह उस टाइम मजबूर थे, तो उस टाइम जो है उन्होंने कुछ डिमांड करी, जवाहरलाल नेहरू ने कुछ डिमांड करी
महाराजा हरी सिंह से, और महाराजा हरी सिंह को उन डिमांडों को एक्सेप्ट करना पड़ा। और वो डिमांडें यूँ थी, पहली डिमांड ये थी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जम्मू कश्मीर का जो भी फॉरेन अफेयर्स होगा, जम्मू कश्मीर जो भी फॉरेन ट्रेड करेगा उस पर इंडिया का कंट्रोल होगा। ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त ये थी कि जम्मू कश्मीर में जो आर्मी होगी वो इंडियन आर्मी होगी। जम्मू कश्मीर में जो आर्मी का कंट्रोल होगा वो इंडियन आर्मी का कंट्रोल होगा। तीसरा, जम्मू कश्मीर में जो कम्युनिकेशन है, जो रोड्स हैं, जो इंटरनेट हैं, जो भी कम्युनिकेशन के रिलेटेड हैं, उस पर भी कंट्रोल इंडिया का होगा। और उसके बाद जो महाराजा हरी सिंह होते हैं वो तीनों शर्तों पे जो हैं वो एग्री होते हैं। पहली शर्त क्या होती है कि जो भी जम्मू कश्मीर का फॉरेन ट्रेड होगा उसको इंडिया कंट्रोल करेगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में जो भी आर्मी होगी उस पर जो है इंडियन आर्मी होगी, इंडियन आर्मी का कंट्रोल होगा। तीसरा, जो भी जम्मू कश्मीर में कम्युनिकेशन होगी उस पर भी कंट्रोल इंडिया का होगा। और उसके बाद महाराजा हरी सिंह एग्री होते हैं जवाहरलाल नेहरू से, और एक इंस्ट्रूमेंट किया जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब है कि इंडिया के नाम पे जम्मू कश्मीर की 3 चीज़ों को किया जाता है, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और डिफेंस। महाराजा हरी सिंह इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट करते हैं क्योंकि उस टाइम जो थी पाकिस्तान की आर्मी आई थी जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए, जम्मू कश्मीर को एनेक्स करने के लिए। अगर शायद पाकिस्तान से आर्मी नहीं आती तो शायद महाराजा हरी सिंह जवाहरलाल नेहरू के साथ इंस्ट्रूमेंट नहीं करते। और उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू इंडिया से अपनी आर्मी को भेजते हैं, और यहाँ से जम्मू कश्मीर से जो है पाकिस्तान की आर्मी को वापस निकाला जाता है। लेकिन उसी दौरान जो है कश्मीर का पार्ट, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, 25% जो है कश्मीर का एरिया वो पाकिस्तान एनेक्स करता है, पाकिस्तान अपने कब्जे में लेता है, अपनी हिरासत में लेता है। और उसके बाद जो रिमेनिंग होता है जम्मू कश्मीर, उसको इंडिया के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोग थे वो नहीं चाहते थे इंडिया के साथ रहना, क्योंकि उस टाइम जो है महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। उन्होंने कहा था ना फिलहाल मैं पाकिस्तान के साथ जुड़ूंगा, न मैं फिलहाल इंडिया के साथ जुड़ूंगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि जम्मू कश्मीर जो है इसको हमें अपने साथ रखना है वरना पाकिस्तान इन पे अटैक करेगा। तो जम्मू कश्मीर के लिए हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। जम्मू कश्मीर को राज़ी करने के लिए, जम्मू कश्मीर को खुश करने के लिए जम्मू कश्मीर को 2 स्पेशल स्टेटस दिए जाते हैं। एक का नाम होता है आर्टिकल 370 और दूसरे का नाम होता है आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A सेम वही था जो हमें महाराजा हरी सिंह ने दिया था। महाराजा हरी सिंह ने हमें जॉब और लैंड जो है जम्मू कश्मीर, उस पर कंट्रोल जम्मू कश्मीर का होगा। और आर्टिकल 35A में भी यही कहा था कि जम्मू कश्मीर का जो लैंड है इस पर सिर्फ कंट्रोल जम्मू कश्मीर के लोगों का होगा, और जम्मू कश्मीर में जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी। और जो आर्टिकल 370 था, आर्टिकल 370 में हमें 3 चीज़ें दी गई थी। पहली चीज़ हमें दी गई थी आर्टिकल 370 में कि जो जम्मू कश्मीर का जो फ्लैग होगा वो अलग होगा और जो इंडिया का फ्लैग होगा वो अलग होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आर्टिकल 370 में हमें 3 चीज़ें दी गई थी। पहला जो हमें दिया गया था वो जम्मू कश्मीर का अलग फ्लैग दिया गया था, झंडा। दूसरा, जम्मू कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था और इंडिया का अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था। तीसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी इंटरनल अफेयर्स होंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ भी होगा उस पे जो है इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। जो भी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट चाहेगी वो जम्मू कश्मीर के अंदर कर सकते हैं, बट इन ए पॉजिटिव वे। तो 3 चीज़ें दी गई थी आर्टिकल 370 में। पहले, जम्मू कश्मीर का अलग फ्लैग होगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तीसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ भी होगा उस पर जो है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, इंडिया उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और उसके बाद क्या होता है, जब जम्मू कश्मीर को ये स्पेशल स्टेटस दिए जाते हैं तो जम्मू कश्मीर के लोग कुछ टाइम के लिए शांत होते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे सीधे 2019 पे आते हैं। 2019 में जो है जम्मू कश्मीर में PDP की गवर्नमेंट होती है, महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट होती है। तो जम्मू कश्मीर में जो चीफ मिनिस्टर होते हैं 2019 में वो PDP होते हैं, महबूबा मुफ्ती होती हैं हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा। तो महबूबा मुफ्ती के दौर में क्या होता है, जम्मू कश्मीर में और ज़्यादा अफरा तफरी होती है। यहाँ पे बहुत सारे क्राइसिस होते हैं, यहाँ पे पत्थरबाजी होती है, यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं, यहाँ पे हड़ताल होते हैं, यहाँ पे रोज़ दंगे फसादे होते हैं।
तो जो इंडियन गवर्नमेंट होती है उनको लगता है कि जो जम्मू कश्मीर की जो अभी गवर्नमेंट है, जो पीडीपी गवर्नमेंट है, इनसे जम्मू कश्मीर कंट्रोल नहीं होता है। तो उसी दौरान क्या होता है, जो बीजेपी गवर्नमेंट इंडिया में होती हैं वो उसी टाइम जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, यहाँ पे इमरजेंसी कायम करते हैं और यहाँ से जो है पीडीपी गवर्नमेंट को हटाया जाता है और यहाँ पे डायरेक्ट सेंटर का कंट्रोल आता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में 2019 में क्या होता है, जब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से लोग कंट्रोल नहीं होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में इंटरफियर करती हैं और यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट को निकालते हैं, इनको यहाँ से रवाना करते हैं। और उसी दौरान क्या होता है, 2019 में जो हमारे होम मिनिस्टर होते हैं अमित शाह एक बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं जो जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेट्स के बारे में होती है, जो उनके मतलब उनको ख़त्म करने के लिए होती है। तो 5 अगस्त 2019 को जो हमारे अमित शाह होम मिनिस्टर होते हैं वो बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं जम्मू कश्मीर के रिलेटेड। तो 5 अगस्त जो है बिल राज्यसभा में उसको लाया जाता है और राज्यसभा में उसको अप्रूवल मिलता है और उसके बाद 6 अगस्त को बिल को जो है उसको लोकसभा में लाया जाता है और वहाँ पे भी उसको अप्रूवल मिलता है। और 9 अगस्त जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं रामनाथ कोविंद 9 अगस्त उस बिल पे साइन करते हैं और आखिरकार 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर में नए लॉज लाए जाते हैं, नए यहाँ पे ऑर्डर्स लाए जाते हैं, जिनमें आर्टिकल 370 को भी ख़त्म किया जाता है, जिसमें आर्टिकल 35A को भी एब्रोगेट किया जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर को यूटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो 2019 में जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस थे उनको भी ख़त्म किया जाता है, साथ में जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी इसको यूटी में कन्वर्ट किया जाता है। सर हम कब एक स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करते हैं? हम तब एक स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करते हैं जब स्टेट गवर्नमेंट से अपने लोग कंट्रोल नहीं होते हैं, फिर स्टेट जो है इसको डायरेक्ट कंट्रोल सेंटर करता है। जैसे हम अगर एक स्कूल की एग्जांपल लेंगे, अगर एक स्कूल में एक स्टूडेंट हैं अगर एक स्कूल में एक टीचर हैं और एक टीचर से क्लास कंट्रोल नहीं होता है तो फिर प्रिंसिपल सर आते हैं खुद कंट्रोल करने। इसी तरह जब इंडिया में किसी स्टेट गवर्नमेंट से लोग कंट्रोल नहीं होते हैं फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे आती हैं, इंटरफेयर करती हैं और उस स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करती हैं। इसी तरह 2019 में जो है 370 को भी ख़त्म किया जाता है, 35A को भी ख़त्म किया जाता है और जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड होता है इसको भी ख़त्म किया जाता है। इसके पीछे यही रीज़न होता है कि जो जम्मू कश्मीर में जो क्राइसिस होते हैं, जम्मू कश्मीर में जो दंगे फसादे होते हैं, ये रुक जाए, ये कंट्रोल हो जाए, जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो, इसलिए ये स्टेप्स लिए जाते हैं। ये मैंने एक शॉर्ट यहाँ पे आपको नटशल में आपको जम्मू कश्मीर की स्टोरी सुनाई। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं ताकि मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना सकूं और इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक पहुँचाए जिनको ऐसी वीडियोज़ की नीड है। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं एस एकेडमी गांधरबल की तरफ से उन तमाम पेरेंट्स को एक खुशखबरी देना चाहूँगा। हमने यहाँ पे 9th 10th 11th 12th जो भी बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे कोचिंग खोली है, चाहे वो मेडिकल से होंगे, नॉन मेडिकल से होंगे, आर्ट्स से होंगे। और यहाँ पे हम न सिर्फ उनको सिर्फ एजुकेशन देंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ हम यहाँ पे उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।